हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो होने वाली है उसके लिए। ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर किए हैं और आज जो हम लोग करने वाले हैं 60 to 62 बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसकी पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 56 से 59 बीपीएससी के क्वेश्चन कर लिए हैं और 60 to 62 बीपीएससी के भी 2 पार्ट हम लोग कर लिए हैं और दिस इज़ द 3rd पार्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 63rd बीपीएससी करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। जो नए आए हैं उनके लिए सजेशन है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है ना, पहली लेक्चर से आप स्टार्ट कीजिए 56 से 59 की। अगर आप पहले से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हम पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए हुए हैं तो बाद में हम उतने अच्छे से डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड सजेशन इज़ दैट कि आप उसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है टेफ्लॉन के बारे में है। इन्होंने कहा है कि टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। कौन सा मोनोमर है जिसका पॉलीमर जो है सो टेफ्लॉन है। तो ये क्या टेट्राफ्लोरोइथिलीन है या विनाइल क्लोराइड है या क्लोरोप्रीन है या एसिटाइलिन डाइक्लोराइड है। तो टेफ्लॉन जो है वो आपको पहले किस चीज़ में यूज होती है अगर आपको पता होगा, नॉन स्टिक जो है ना, जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक जिसमें चिपकते नहीं है, तो नॉन स्टिक बर्तन जो है सो वो टेफ्लॉन का बना होता है। और ये जो कंपाउंड से बना होता है उसका नाम है पोली। एक्चुअली ये टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन को बहुत सारे टेट्रा फ्लोरो इथिलीन से मिलकर के बना होता है। जब टेट्राफ्लोरोइथिलीन में हम अगर पोली लगा देते हैं, मतलब बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथिलीन अगर मिलता है तो बनाता है टेफ्लॉन। दैट्स मीन टेफ्लॉन का जो केमिकल नेम होगा वो होगा पोली, मतलब बहुत सारा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथिलीन बन करके ये बनाते हैं टेफ्लॉन। तो अगर पूछ रहा है इसका एक कंपाउंड, बहुत सारे मिल करके बनाते हैं, तो एक कंपाउंड क्या होगा, दैट्स मीन दे आर आस्किंग द मोनोमर, है ना। ये बहुलक है, इसके एकलक क्या होगा, तो बहुत सारे एकलक मिला करके बहुलक बनाते हैं, तो वो मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, इतना याद रखेंगे, क्लियर। और इसका एक्सीडेंटली इसका आविष्कार हो गया था। आप इसको किसने आविष्कार किया वो याद रख सकते हैं, 1938 में रॉय प्लंकेट ने इसका आविष्कार किया है। इतनी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। नॉन स्टिकी बर्तन, फिर मोनोमर जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन है, और इसको पूरा केमिकल कंपाउंड का नाम कहते हैं पोली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, तो कुछ भी पूछेगा हम इसमें आंसर दे पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है। मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर को कंट्रोल इसमें से कौन करता है। किसी भी लिविंग सेल के हेरिडेटरी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है। क्या वो एंजाइम कंट्रोल करता है या हार्मोन कंट्रोल करता है या आरएनए या डीएनए। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे या कहीं पे भी कोई बोलते रहते हैं कि डीएनए एक है, डीएनए दैट्स मीन्स कि जो आनुवांशिक लक्षण होगा, मतलब कि वो आपको हेरिडेटरी आती है ना। सो इट्स अ डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे हम। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, क्लियर। और ये जो आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है सो आपको ट्रांसफ़र करती है पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में, क्लियर। और आरएनए क्या करता है, इट्स अ क्रिएट प्रोटीन। ठीक है, बेसिक हम याद रखेंगे इसमें। जैसे मैसेंजर आरएनए होता है, आरएनए होता है ना, टीआरएनए होता है, तो ये सब होता है। ये बाद में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देन फिर इसमें कुछ बेसेज भी होती हैं, है ना। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है ना। नाउ अगर हम लोग बात करें कि आरएनए में क्या क्या होती है और डीएनए में डिफरेंस देखिए। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें साइटोसिन दोनों में होता है ना, ग्वानिन दोनों में होता है ना, एडेनिन दोनों में होता है। द डिफरेंस इज दैट कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। बस आप इतना याद रखेंगे, इतना रखेंगे आपका काम हो जाएगा कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन। अगर आप कन्फ्यूजन है तो देखिए, साइटोसिन ग्वानिन और एडेनिन दोनों में होते हैं, है ना। तो ये दी जाता है न्यूक्लियोबेसेज, है ना। तो इसमें आप को कैसे याद रहेगा कि यूरासिल किस में है और थाइमिन कैसे है। तो अगर आप याद करने के लिए आप सोच सकते हैं कि इसमें आर है एंड दिस इज द यूरासिल, इसमें आर नहीं है, तो हम यूरासिल आरएनए, यूरा
RNA। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि यूरासिल किस में है, थायमिन किस में है। बाकी साइटोसिन और ग्वानिन और एडेनिन सब में है। सो समटाइम ये इस पर भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि DNA में कौन सी चीज़ें हैं बेस पेयर और कौन सी नहीं है, RNA में कौन सा है। तो यूरासिल RNA में, इतना याद रख सकते हैं। कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उस विटामिन से, जैसे विटामिन वन किससे मिलते हैं, विटामिन डी किससे मिलता है, विटामिन ई के सोर्स कौन सा है और विटामिन के का सोर्स कौन सा है। तो ये हम सारी विटामिन का याद रखेंगे। नाउ अगर हम बात करें कि विटामिन बी, जैसे बीट रूट अगर चुकंदर वगैरह में मिलती है, ब्रेड वगैरह हो गया, ग्रीन पी हो गया, एंड द ऑरेंजेज भी इसका विटामिन 1 का सोर्स है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछ रहा है। तो विटामिन B1 ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज से विटामिन B1 भी, मतलब ऑरेंज में आपको विटामिन B1 भी होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिट्रस फ्रूट में आपको पता है विटामिन सी भी होती है, बट दिस B1 भी होती है। B1 में, ऑरेंज में B1 भी होती है। ना अगर डी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको याद होगा सनलाइट होती है ना, सनलाइट होती है, देन एग्स है, मिल्क है, मशरूम है, ये सब विटामिन डी का है। एंड विटामिन डी का ये सारी चीज़ें, देन पॉर्क वगैरह, देन चीज़ हैं, लीवर हैं, तो ये सबसे विटामिन डी मिलती है, ठीक है। एक विटामिन के से अल्फ़ा अल्फ़ा, तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। विटामिन के जो है वो अल्फ़ा अल्फ़ा जो है ग्राश होती है, उससे विटामिन के मिलती है। अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, देन टोमेटो से मिलती है, कॉबेज से मिलती है, मीट और लिवर, ये सब तो है ही। देन व्हाट इज़ द विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई जो ओलाइव ऑयल होते हैं उससे आपको विटामिन बी मिलती है। इवन पोमीग्रेनेट से मिलती है। एवोकाडो बहुत प्रचुर जो सोर्स ऑफ विटामिन ए का है वो एवोकाडो है। इवन मैंगो इज ऑल्सो, ये तो इसमें से बहुत सारे सही है। सो द आंसर मोर देन वन ऑफ द वन। कौन से करेक्टली मैच नहीं है आपसे पूछ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो ये सारे के सारे सही है, मतलब नॉट पूछ रहा है, सो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। विटामिन डी से हमारा, विटामिन डी में हमको कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी मिलते हैं एंड विट जर्म ऑयल में विटामिन ई मिलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पेयर सही मैच है, तो नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, सो द ई शुड बी द आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। देख लीजिए आप, विटामिन बी ऑरेंज, मतलब कि आपको अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जनरली चूंकि ऑरेंज में सिट्रस फ्रूट में डाल करके आप इसको लिख सकते हो कि विटामिन सी का सोर्स है, बट उसमें विटामिन बी भी होती है। सो यहाँ पे विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई की पूरी सोर्स मैंने दे दी है, जस्ट एक बार हैव अ लुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं है। तो इसमें कुछ ना केमिकल नेम दिए हुए हैं ना, अच्छा डिजीज के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि रेटिनॉल है। सो रेटिनॉल से, रेटिनॉल, पहले रेटिनॉल कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए की केमिकल नेम जो होती है, केमिकल नेम विटामिन की दी हुई है, उससे डिजीज दी हुई है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। सो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, पहला क्वेश्चन। अब इससे जो रेटिनॉल होते हैं उससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जेरोफ्थैलेमिया ये होती है, जो आँख वाली जितनी आई और स्किन की डिजीज होती है वो इससे होती है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। देन टोकोफेरल, और टोकोफेरल जो होता है वो विटामिन ई का नाम है, केमिकल नेम, तो ये भी याद रखेंगे पहला। और विटामिन ई अगर आपको पता गया तो बेरी किससे होता है, बेरी जो होता है वो आपको विटामिन बी से होते हैं, B1, जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है टोकोफेरॉल, तो हमें पता होना चाहिए था कि टोकोफेरॉल कौन सी विटामिन का नाम है, तो ये विटामिन ई का है। विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, इट्स अ विटामिन ई से जो होती है वो फर्टिलिटी डिजीज होती है, फर्टिलिटी इशूज होती हैं इसमें, ठीक है ना। मेल में स्टेरिलिटी होती है ना, और फीमेल में एबॉर्शन होती है इसके कमी से, है ना, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। फर्टिलिटी डिजॉर्डर्स जैसे स्टेरिलिटी, बांझपन मेल में, और एबॉर्शन इन द फीमेल, ठीक है, याद रखेंगे। देन हमारा है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन जो है ये विटामिन B12 का है। सो विटामिन B12 से ये आपको एनीमिया होता है, दिस इज, इसकी कमी से एनीमिया होती है, ये बिल्कुल सही है। अगर एनीमिया जिनको होती है उनको आपको ये विटामिन बी की गोली खानी पड़ती है। देन आपका एर्गो कैल्सीफेरॉल है। एर्गो कैल्सीफेरॉल जो है सो ये कैल्सीफेरॉल जो होता है वो आपको विटामिन डी का है, ठीक है। सो इट्स अ विटामिन डी, और डी की कमी से हमें रिकेट्स होती है। तो विटामिन A, E, B12 एंड विटामिन डी की केमिकल नेम भी हम जान गए।
एंड इससे कौन कौन सी बीमारी है वो। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है कि विटामिन को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, है ना, तो ये भी हम देख लेंगे। विटामिन B3 को नायासिन बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, तो ये हम देख लेंगे। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो टोकोफेरॉल विटामिन E की कमी से वेरी वेरी नहीं होता है, इट्स अ विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन। ये पूरी आप याद रखेंगे, ठीक है। B1, B2, B3, B6, B12, B9, देन C, A, D, E, K, ये सारे आप याद रखेंगे। अगला है कि बैकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपसे पूछ रहा है। किसके संघनन से बनता है? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फेनॉल और एस्टल्डिहाइड से बनता है, मेलामिनॉन फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, और इनमें से कोई नहीं। नाउ अगर बैकेलाइट की बात करें, सो बैकेलाइट इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ठीक है ना। ये बनता है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मोनोमर से बनता है, ठीक है ना। एंड ये जो बनता है वो बनता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या बनता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नाउ व्हाट इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर? इसको प्लास्टिक भी बोलते हैं, जो अगर हीट करने पे, थर्मोसेटिंग किसको बोलते हैं कि व्हेन हीटेड, अगर इसको हीट करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, हीट करने पे ये हार्ड हो जाता है। सो दिस इज द, क्या क्या याद रखेंगे सर? बैकेलाइट जो है वो बनता है मोनोमर फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नाउ व्हाट इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर? जब वैसे पॉलीमर जो हीट करने पे हार्ड हो जाता है। नाउ जब हार्ड हो गया, इट्स इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, प्लास्टिक है, इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंसुलेटर की तरह वर्क किया, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या रेडियो के पार्ट में, ठीक है ना, सॉकेट्स वगैरह जो होते हैं आपके घरों में, वहाँ पे, या वायर की इंसुलेशन में, स्विच में, ऑटोमोबाइल में, इस सब जगह पे बैकेलाइट का यूज करते हैं। इवन किचन में भी यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, क्लॉक्स में यूज करते हैं, तो ये बहुत जगह पे इसकी बैकेलाइट की यूज होती है, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया विटामिन पे, एर्गो कैल्सीफेरॉल। नाउ हम लोगों ना देखिए, विटामिन डी जो होता है ना, उसको वो होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। अब विटामिन डी ये दो तरह की होती है, वन इज़ द D2 विटामिन, वन इज़ द D3। आप अगर कभी विटामिन डी की गोली खाए होंगे तो डॉक्टर D3 लिखते हैं। सो ये जो होता है वो होता है कोले कैल्सीफ्लोर। क्या होता है? कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3। अब अगर डी में भी आपको अलग अलग बांट सकता है, ठीक है ना, कि कैल्सीफेरॉल जो होता है उसमें जो कोले कैल्सीफेरॉल होता है वो विटामिन D3 है, और एर्गो वाला जो है, एर्गो कैल्सीफेरॉल है, उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन D2। तो आपसे पूछ रहा है कि एर्गो कैल्सीफेरॉल जो होगा, तो आप सीधे कह दोगे विटामिन D2। नाउ आपको ये पता चल गया कि विटामिन D3 को हम बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। इसके बाद आपके मन में आएगा कि सर देन व्हाट इज द विटामिन B12 को क्या बोलेंगे? ये हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, साइनोकोबालमिन। 3 क्वेश्चन इसमें, इस सेट में आपको इस साल विटामिन से पूछे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन विटामिन B12। एंड B6 का केमिकल नेम अगर बात करें तो ये भी याद रखिए, पायरिडॉक्सिन। तो आपको मैंने पिछला जो टेबल बोला था वो याद रखना जरूरी है, कुछ भी पूछा सकता है। एंड पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सी रोग होती है? इट्स अ एनीमिया। साइनोकोबालमिन की कमी से एनीमिया, अच्छा दोनों में एनीमिया होती है। तो साइनोकोबालमिन से पर्नीशियस एनीमिया होती है ना, और इससे तो दोनों में एनीमिया हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? रिकेट्स वगैरह विटामिन डी से आपको पता है, ठीक है। देखिए इसका दोनों का केमिकल कंपाउंड का बस चेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं और उसके क्या यूज है वो दिए हैं। जैसे इसमें आपको दिया है कि एस्पार्टेम है, उसका क्या यूज है, देन फ्रेयान है, उसका क्या यूज है, नियोप्रीन है, उसका क्यों यूज है, और बेनाड्रिल। अच्छा ये तो आपको बेनाड्रिल तो पक्का पता होगा, है ना। रनी नोज हो जाता है, या आपको एलर्जी वगैरह, स्नीजिंग और छींक हो जाती है, तो आप इसमें बेनाड्रिल का यूज करते हो। सो इट्स अ एंटीहिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन है। जैसे स्नीजिंग वगैरह आपकी होती है ना, छींक हो जाती है, रनिंग नोज हो जाती है, ठीक है ना, तो उस समय में आप बेनाड्रिल का यूज करते हैं। ये हमेशा मतलब लोग यूज करते हैं, इसलिए इसमें भी आपको पता होगा। देन बात करती है नियोप्रीन का। नियोप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। और नियोप्रीन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स अ फर्स्ट सिंथेटिक रबर। जो आज तक बना है उस सबसे पहला सिंथेटिक रबर जो है वो क्या है?
नियोप्रीन है। सो सिंथेटिक रबर नियोप्रीन, और इसमें नियोप्रीन में एक चीज़ और याद रखेंगे कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड द पॉलीक्लोरोप्रीन, तो इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। देन अगर फ्रेयॉन की बात करें तो इट्स फ्रेयॉन जो होते हैं वो आपको इसका यूज जनरली होता है वो रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज होता है। किसकी तरह? रेफ्रिजरेंट्स की होती है फ्रेयॉन। आप देखे होंगे प्रोपेलेंट्स एरोसॉल के लिए प्रोपेलेंट्स की तरह यूज होता है, तो ये आपको हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट्स की तरह फेरॉन का यूज होता है। एंड स्पार्टन जो है इट्स अ स्वीटनर है ना, आर्टिफिशियल है, बट दिस स्वीटनर इज द आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना। और ये भी याद रखेंगे 200 टाइम ये ज़्यादा स्वीट है, 200 टाइम स्वीटर दैन सुक्रोज, सुक्रोज से 200 टाइम शुगर है ना। तो ये आपको स्पार्टन ध्यान रखेंगे। तो ये सारी हैं, तो ऑप्शन शुड बी सी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला इंसुलिन क्या है, क्या वसा है या विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटोन है ना, प्रोटीन है। तो इंसुलिन जो होता है ये आपको एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है ना। और इसको ये प्रोटीन चेन है, सो आंसर शुड बी द प्रोटीन। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? सो इट्स अ बीटा सेल। किससे? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, है ना, पैनक्रिएटिक आइलेट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन, है ना, लैंगरहैंस, ठीक है ना। बीटा सेल, तो हम 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। इंसुलिन इज अ प्रोटीन चेन और पेप्टाइड हार्मोन है, और ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रिएटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलती है। इसको डिटेल में हम आगे के क्वेश्चंस में, इंसुलिन पे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग और डिटेल में इसको देख लेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अभी आप इतना याद रखें। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग? कौन सा इसमें एंटीबायोटिक है? सो आपके ऑप्शन क्या है? क्विनीन, देन सल्फागुआडिन, देन क्लोराम्फेनिकॉल एंड दिस एस्पिरिन। शुरू करते हैं, हम लोग किससे स्टार्ट करें? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विनीन से। क्विनीन आपको जो यूज की जाती है वो आपको मलेरिया को ट्रीट करने में, इतना याद रख सकते हैं आप इसमें कि मलेरिया के लिए ये ड्रग का यूज करते हैं। समझ में आ गया? एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, और सॉरी क्विनीन जो होता है मलेरिया की जो ट्रीट करने में यूज होती है। और ये मलेरिया किस कारण से होता है? तो ये याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है ना, इसके कारण होता है। देन सल्फागुआनिडीन जो है ये आपको सल्फेनिलमाइड से होती है, और ये आपको एक्चुअली बेसिकली इसमें ये वेटरनरी मेडिसिन है, ठीक है ना। ये आपको जो आपको इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाती है, इसमें इसका यूज होते हैं। सो इट्स अ यूज जो होता है वेटरनरी मेडिसिन में इसका यूज होता है। देन अगर बात करें क्लोराम्फेनिकॉल, ये जो होता है ये आपको आई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। जैसे आपको कभी कभी आप सुनते हैं ना कि आई में कंजक्टिवाइटिस हो गया, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, है ना, तो उसमें आपको ये यूज किया जाता है। एंड दिस इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है ना। सो क्विनीन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, और सल्फागुआनिडीन जो है सो वेटरनरी मेडिसिन है, एंड क्लोराम्फेनिकॉल जो है वो आपको आई इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है उसके लिए है। सो दिस इज वर्क एज अ एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है। देन एस्पिरिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ना। ये आपको पेन के लिए है, पेन या अर्थराइटिस जो हड्डियों की होती है पेन, उसके लिए एस्पिरिन का यूज करते हैं। ठीक है ना, माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है तो हम इसको एस्पिरिन को यूज करते हैं। इतना याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बाकी डिटेल आगे भी हम लोग देखेंगे। सोप रिमूव्स ग्रीज। अब सोप जो है ग्रीज को कैसे हटाता है? सोप ये जो सोप हटाता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन से हटाते हैं। नाउ व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन, है ना। ये आपको क्या करते हैं, दो लिक्विड जो हैं, है ना, दो या दो से अधिक जो इमिसिबल लिक्विड होता है उसको मिला करके ये सेमी स्टेबल मिक्सचर बनाते हैं। वहाँ से वो उस मिक्सचर को फिर हम लोग उस मिक्सचर से आपको ग्रीज जो है सो हट जाता है। सो हम याद क्या रखेंगे? सोप रिमूव्स ग्रीज बाय द इमल्सिफिकेशन। देन क्वेश्चन आएगा कि देन व्हाट इज द ऑस्मेसिस, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि जो
दो लिक्विड है तो एक तरफ अगर मान लेते हैं, है ना, दो प्लेस हैं, एक जगह हायर कंसंट्रेशन है, एक जगह लोअर कंसंट्रेशन है, तो जो लोअर से हायर में, है ना, ठीक है ना, सो लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन से हायर सॉलिड कंसंट्रेशन में अगर आपको फ्लूइड, ये आपको सॉल्वेंट अगर फ्लो कर रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेंबर, दैट्स अ ऑस्मोसिस। एंड कोगुलेशन जो होता है कि वो जितनी भी कोलाइडल पार्टिकल होती है उसको एक जगह इकट्ठा करके और वो सेटल डाउन होता है, दैट्स अ कोगुलेशन। तो ये आपको है, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, और बाकी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाते हैं? क्या ये एड्रेनलिन है, या थायरॉक्सिन है, या प्रोजेस्टेरोन है, एंड या ऑक्सीटोसिन है? ये आपको पता होगा कि देखिए अब ये है ऑक्सीटोसिन। नाउ ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? इट्स अ हाइपोथैलेमस जो है सो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन। नाउ ये आपको रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, समझ में आ गया? दिस हार्मोन इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, और ये वहाँ से रिलीज होता है। देन इसमें एक चीज़ और इसमें याद रखना है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स होते हैं, तो ये हम लोग इसमें ऑक्सीटोसिन और वैस्पोसिन होती है, तो उसको हम लोग अभी नहीं देखते हैं। देन एड्रेनलिन जो है ना, ये आपको एडर्नल ग्लैंड में होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो डेंजरस सिचुएशन है उसको तैयार करने में ये हार्मोन का हेल्प है, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन के लिए याद रखेंगे कि इट्स अ हार्मोन कहाँ पे है? एडर्नल ग्लैंड में है, और इट विल हेल्प अस टू फॉर एनी स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन में ये हमको हेल्प करता है। देन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन आपको हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन में या आपको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। तो थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन आपको पता है कि ये आपको थायरॉयड ग्लैंड से होता है, उसकी कमी से घेघा रोग हो जाती है, सो यू नो दैट। तो द आंसर इज ऑक्सीटोसिन, है ना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस का यूज होता है? हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो कोई भी वेजिटेबल ऑयल से अगर वनस्पति घी बनानी है तो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो नाम से क्लियर हो गया कि इट विल, इसमें हमको लगेगा क्या? सो दैट्स अ वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वेजिटेबल ऑयल होती है, ठीक है। अब इस ऑयल से हमको बनाना क्या है? घी, है ना, वनस्पति घी। सो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड, इसलिए बोलते हैं ऑयल नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, अनसैचुरेटेड फैट होती है, और दिस वन इज द घी जो होती है सैचुरेटेड फैट होती है। नाउ अगर वेजिटेबल ऑयल में हम अगर हाइड्रोजन मिलाते हैं और निकेल को एज अ कैटलिस्ट रखते हैं और हीट करते हैं तो इट बिकम घी, ठीक है ना। तो हमसे जो पूछ रहा है सो आंसर शुड बी ए। अगर कैटलिस्ट कभी पूछे तो हम बोलेंगे निकेल, ठीक है। अगला है कि एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेंट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है एलपीजी में, बट आपसे पूछ रहा है कि घरेलू ईंधन में रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? सो ये मुख्यतः जो होती है वो होती है ब्यूटेन। अगला है कि इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए, देखो चौथा क्वेश्चन है विटामिन पे, विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? सो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए जो है सो स्टोर होता है लीवर में। और लीवर के बारे में एक चीज़ और जानिए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है आपको लीवर, ठीक है। ओके, अगेन अ क्वेश्चन ऑन विटामिन, ठीक है। एक पेपर में आप देख लीजिए, 5वां 6ठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज्ड एज एन एंटीडोट, है ना, टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। तो एंटीकोगुलेंट पॉइजन के लिए एंटीडोट कौन सा है? हमने बताया है इट्स अ विटामिन के, है ना। विटामिन को यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट पॉइजन की एंटीडोट की तरह में, है ना, ठीक है ना। खून का थक्का बनाने में इसको विटामिन के का भी यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्किन कैंसर है, नॉइज पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन हॉल है, कौन से किसके कारण होती है वो लिखा हुआ है। नाउ स्किन कैंसर किस चीज़ से हो सकती है? डेफिनेटली
स्किन कैंसर जो होता है वो सन में एक्सपोजर से होता है, और सन में जो है सो हमारी कौन सी किरण होती है, सन में आपको अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उसमें एक्सपोजर से स्किन कैंसर होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, है ना, डीबी, है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन के। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है वो क्या है आपको, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन हॉल इज ड्यू टू CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो आंसर शुड बी बी। आसान सा क्वेश्चन था। गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं? न्यूट्रिनो को बोलते हैं, हिग बोसॉन को बोलते हैं, मेसॉन को बोलते हैं, पॉजिट्रॉन को बोलते हैं। सो हिग बोसॉन जो है वो आपको एक पार्टिकल है जो आपको हिग फील्ड में ही वर्क करता है। एंड ये हिग बोसॉन के कॉन्सेप्ट जो है सो पीटर हिग ने दिया था, पीटर हिग ने दिया था 1960s में, ठीक है ना। और उसी के नाम पे इनका हिग बोसॉन नाम पड़ा है। और ये फिजिक्स में हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग समटाइम वी आर सेइंग दैट द गॉड पार्टिकल। तो हम याद क्या रखेंगे, हिग बोसॉन, ये पीटर हिग के नाम पे इनका नाम पड़ा था। और हिग बोसॉन को हम लोग, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द फिजिक्स दैट इट समटाइम कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। देन मेसॉन क्या है, ये हैड्रॉन का है ना, दो या दो से अधिक क्वार्क को मिल करके, है ना, ये बनाता है मेसॉन, ठीक है, इतना याद रखेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, है ना। ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया को ट्रीट करने में किसका यूज होता है? क्या आयोडीन 131 का होता है, सोडियम 24 का होता है, फॉस्फोरस 32 का होता है, या कोबाल्ट 60 का? ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है वो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के में हेल्प करता है। नाउ आयोडीन 131 का किस चीज़ के यूज होता है, ये याद रखेंगे, ये आपको थायराइड कैंसर जो होती है ना, ये इसमें आपको आयोडीन 131 का आइसोटोप का यूज होता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। और ट्यूमर्स वगैरह जो हो जाती है ना, बोन में अगर कुछ हड्डियों में कुछ हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट में फॉस्फोरस 32 की हम लोग आइसोटोप का यूज करते हैं। क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि आयोडाइज साल्ट में क्या होता है? क्या फ्री आयोडीन होती है, कैल्शियम आयोडाइड होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड था, या पोटाशियम? जो आयोडाइज साल्ट होता है उसमें क्या होता है? तो इसमें आपको सोडियम आयोडाइड होता है ना, एंड पोटाशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड। सो द आंसर शुड बी आयोडाइज साल्ट कंटेन्स, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, पोटाशियम आयोडाइड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? क्या HCl होता है, HNO3, H2SO4, H2CO3? देखिए एसिड रेन में आपको होती है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें होती है एसिड रेन में जनरली। अब सल्फर का ऑक्साइड जो हमारे निकलती हैं, है ना, कारखाने से या व्हीकल से, वो फिर से ऑक्सीजन के साथ मिल करके एंड वाटर से मिल करके ये बनाता है H2SO4, ठीक है ना। एंड NO2 जो है वो ऑक्सीजन और H2O के साथ मिल करके ये बनाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये अगर आप H2CO3 की बात करें तो ये H2O + CO2 ये बना देता है H2CO3। अब हम इसमें बात करें कि जो सबसे ज़्यादा क्या है, तो H2SO4 जो होगा वो 60 to 70% ये होती है और 30 to 40% आपको ये होती है, ठीक है ना। तो एसिड रेन में ये दोनों होते हैं, बट सबसे ज़्यादा क्या होता है, H2SO4। तो ये हम लोग याद रखेंगे, H2SO4। अगला हमारा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2016 में भारत का रैंक क्या था? हम लोग ये याद नहीं रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे कि 2024 में भारत का रैंक कितना था। तो 2024 में भारत का रैंक था 109th। व्हाट इज द स्कोर? क्या स्कोर था? ये था आपको 64 स्कोर था, 64 स्कोर था। नाउ इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है ये किस चीज़ के लिए होता है? ये जो इंडेक्स गोल इंडेक्स है कि जो हमने SDG गोल बनाया है 17 गोल, जिसको हम लोग बाई 2030 तक पूरा करना है, तो इसका प्रोग्रेस कंट्री का क्या है उसको मेजर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स निकाली जाती है। नाउ ये निकालता क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, SDSN, है ना, कहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क पे वो ये ग्रुप पब्लिश करता है कि कंट्री की कितना तक वो पहुँच गया है, 2030 तक पूरा करना है तो कितने तक उन्होंने कर लिया है। सो ये आंसर हो जाएगा, ये आपको करेंट डाटा इसमें याद रखेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है,
ये आपको है इसके बारे में, ये किस चीज़ से डील करता है नाउ। तो ये क्वेश्चन है नाउ, यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1992 में। और ये स्टार्ट कब फोर्स में कब से आया था, स्टार्ट कब से हुआ था? 1994 में। नाउ व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस? इट्स अ बॉन। बॉन कहाँ पे है? इट्स अ जर्मनी। बॉन कन्वेंशन भी है, आपको याद होगा। सो ये क्लाइमेट चेंज पे वर्क करता है और इंडिया ये सिग्नेटरी है इसका, है ना। और 1993 में इसको रेटिफाई भी किया है, तो इंडिया रेटिफाइड ऑल्सो, है ना। और बट दिस इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग। और ये जो है ना, ये आपको वर्क ही करता है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन पे आपको लिमिट करना है। सो लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो हम याद रख लेंगे यूएनएफसीसी का 1992 में इसको ये आपको अडॉप्ट किया गया था। देन फिर 1994 में शुरू हुआ, इंडिया 1993 में साइन किया था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? सो ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन। ठीक है, एक बार देख लेंगे। अगला है कि द इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ। तो अभी अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है। सो देयर इज अ टू पार्टी, वन इज द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड वन इज द रिपब्लिकन पार्टी। सो रिपब्लिकन पार्टी से कौन उम्मीदवार है? इट्स अ डोनाल्ड, ठीक है ना। अभी कौन उम्मीदवार है? और डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन है? कमला हैरिस, है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे किस पार्टी से और कौन है। क्लियर? ये आपको जो बिडेन नहीं है वो थे, है ना, कमला हैरिस है। तो पार्टी आप याद रखेंगे बिकॉज इलेक्शन अभी वहाँ पे हो रही है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसको क्या बोलते हैं? सो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को हम लोग वहाँ पे पीस पाइपलाइन भी बोलते हैं, है ना। सो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या है कि ईरान से पाकिस्तान तक नेचुरल गैस जाएगी, ठीक है ना। तो पीस पाइपलाइन इसको बोलते हैं। 2775 किलोमीटर का है ना। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन का नया सेक्रेटरी कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, है ना, एंटोनियो गुटेरेस। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कहाँ का है, तो ये हैं पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट थे। और यूनाइटेड नेशन कब फाउंड किया गया था? 1945 में। कितने मेंबर है इसमें अभी? 193। बस इतना याद रख लेंगे तो हमारा तत्काल काम चल जाएगा, है ना। एंटोनियो गुटेरेस। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द हेग कोड ऑफ कंडक्ट, अ ग्लोबल इनिशिएटिव प्रिवेंट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफेरेशन। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि हेग कोड ऑफ कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो हम इसमें बोलेंगे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बढ़ावा देने से रोकने का प्रयास के लिए ये आपको ग्लोबल इनिशिएटिव लगाई गई थी। और इसमें अभी कुछ दिन पहले, है ना, इंडिया ने ज्वाइन किया था कुछ साल पहले। सो द आंसर इज इंडिया, है ना। नो व्हाट इज द बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। ये आपको ये खुद से अपना पाथ सेट करता है और स्पेसिफिक टारगेट को हिट करता है। इट्स अ रॉकेट पावर्ड, तो दैट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल। जो द हेग कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसको हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफेरेशन भी बोलते हैं, है ना। ये एग्रीमेंट ही इसलिए हुआ था कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्प्रेड है वर्ल्ड में रोकना के लिए। इंडिया इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नोबेल प्राइज जो है सो लिटरेचर में किसको मिला है? देखिए, जब तक आपकी पेपर होगी उससे पहले नोबेल प्राइज आ गया रहेगा, तो आप उसको नोबेल प्राइज को हम लोग नए वाले देख लेंगे। अभी 2023 में किसको मिला है वो हम देख सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज जो है लिटरेचर में किसको मिला है? जॉन ओलाफ फोसे, जो नॉर्वे का है। इन्होंने नॉर्वेनियन न्योनसॉर्क लैंग्वेज में लिखा है इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए आपको इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज दिया था। जॉन ओलाफ फोसे नॉर्वे के हैं, तो ये याद कर सकते हैं। बाकी आपको पूरे नोबेल प्राइज़ याद होना चाहिए। वो अभी अक्टूबर में 12-13 तक नोबेल प्राइज़ फिर से अनाउंस हो जाएगा, तो नए वाले हम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ, सबसे ज़्यादा ऑयल किसके पास में, कौन सी कंट्री के पास? तो इट्स अ वेनेजुएला। 300 बिलियन बैरल रिजर्व है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है। और इसके बाद कौन है? इट्स अ सेकेंड में कौन है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है ना। तो अभी जो है, तो ये उस समय जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हुआ करती थी, बट वो डेथ कर गई। एंड अभी जो है किंग चार्ल्स तृतीय, है ना, किंग चार्ल्स 3, है ना।
तो ये आपको 2022 में 8 सितंबर 2022 को ये आपको गद्दी पे आए हैं आफ्टर उनकी जब मदर की डेथ हो गई क्वीन एलिजाबेथ टू की। तो ठीक है ना। और 2024 में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पहले कौन थे? अपने जो ऋषि सुनक थे, देन अभी केयर स्टारमर बने हैं। ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि जुलाई 2024 में बने हैं। ये किस पार्टी के हैं? इट्स अ लेबर पार्टी। ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? किस राज्य में? और एशिया का सबसे लंबा, भारत का पहला और एशिया का सबसे लंबा, ये उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, असम है। तो 207 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक खोला गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से इटावा। एशिया का पहला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। क्या है आंसर इसका? सिक्किम। तो देखिए स्टेटस एक है ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, ये होते हैं 3 स्टेटस है ना। ओपन डिफिकेशन फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस, ओपन डिफिकेशन प्लस प्लस, ठीक है ना। सो पहला स्टेट जो ओडीएफ फ्री है वो है सिक्किम, 2016 में ही अनाउंस हुआ था। ओडीएफ का क्या है कि आप एक सिंगल पर्सन को भी ओपन में डिफिकेट करते हुए नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं पा रहे हो, नॉट अ सिंगल पर्सन फाउंड डिफिकेटिंग इन अ ओपन, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब खुले में शौच कोई भी पर्सन नहीं कर रहा है, एक नॉट अ सिंगल पर्सन पाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ओडीएफ। तो इसको बोलते हैं ओडीएफ स्टेटस। नाउ ओडीएफ प्लस स्टेटस क्या होगा कि पहला वाला तो होगा ही होगा, मतलब खुले में कोई शौच करते हुए पाया ना जाए और वहाँ पे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट भी हो, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट भी हो, ठीक है। और वो कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट जो होगा मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट होगा। मतलब ओडीएफ में कोई भी पर्सन खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए। समझ में आ गया। दूसरा ओडीएफ प्लस में है कि कोई भी पर्सन खुले में शौच नहीं पाया जाए और साथ साथ में वहाँ पे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जो हो वेल मेंटेन्ड हो, साफ सुथरा हो, है ना। तो उसको हम देंगे ओडीएफ प्लस स्टेटस। ओडीएफ प्लस प्लस में क्या होगा कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन आपको खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए। दूसरा, वहाँ पे पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट जो होंगे वो भी वेल मेंटेन्ड होंगे एंड जो टॉयलेट और स्लज स्टेपेज मैनेजमेंट होगा, जो उसके अपशिष्ट होंगे उसकी मैनेजमेंट, सेप्टिक टैंक वगैरह होंगे ना, सेप्टेज होंगे, उसकी मैनेजमेंट सही से होगी, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे ओडीएफ प्लस प्लस। होप आपको ये समझ में आ गया। पहला में खुले में शौच कोई नहीं पाया जाना चाहिए, दूसरे में खुले में शौच नहीं पाया जाना चाहिए और कम्युनिटी और पब्लिक जो है सो टॉयलेट भी मेंटेन होना चाहिए। ओडीएफ प्लस प्लस में खुले में कोई शौच नहीं करें, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जो है सो वेल मेंटेन्ड हो और जो अपशिष्ट बाहर निकलेंगे, है ना, टॉयलेट जो स्लज वगैरह और सेप्टेज निकलेंगे उसकी मैनेजमेंट भी सही से हो। समझ में आ गया। तो ये याद रखेंगे। एक और टर्म है वाटर प्लस। इसमें क्या होता है कि जितने भी वाटर वेस्ट होंगे, वेस्ट वाटर होंगे, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसको हम लोग वाटर प्लस की स्टेटस देते हैं। समझ में आ गया। ये पूरी एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अगला है यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है। सो यूरोजोन क्या है? यूरोपियन यूनियन में 27 जो है सो आपके 27 यूरोपियन यूनियन में मेंबर है, ठीक है ना। सो यूरोपियन यूनियन, तो ये यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के 19 कंट्री, है ना, 19 कंट्री, 27 में से 19 कंट्री ने कहा है कि हम बनाते हैं एक यूरोजोन बनाते हैं और कहते हैं कि हम 19 लोगों ने कहा कि हम अपनी करेंसी यूरो ही रखेंगे, कॉमन करेंसी यूरो रखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं यूरोजोन। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर है। उस 27 मेंबर से कुछ मेंबर, 19 मेंबर ने कहा कि हम यूरोजोन है। यूरोजोन मतलब हो गया कि हमारे सबकी करेंसी जो होगा यूरो होगा। तो इसमें कंट्री है, हम नेम देख सकते हैं। जो लास्ट बना था वो थे लिथुआनिया, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसमें, है ना। समझ में आ गया। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। गुड। हाँ, इसमें एक चीज़ आप ज़्यादा याद रख सकते हो कि ब्रिटेन मेंबर नॉट इन द, ब्रिटेन जो है सो यूरोपियन यूनियन का मेंबर, मतलब ऐसे तो 9 होंगे ना, 8 होंगे,
जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है बट यूरोजोन का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच में। तो मैत्री जो एक्सरसाइज होती है वो होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। सो आंसर इंडिया थाईलैंड। और अभी जो ये हो रहा है 2024 में वो कहाँ पे हो रहा है, थाईलैंड के तक प्रोविंस में हो रहा है। तो ये भी याद रख सकते हैं 2024 में कहाँ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक इनिशिएटिव है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम नेशन वाइज है माँ, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। माँ का फुल फॉर्म क्या है, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने के लिए इसको किया है। सो इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में सेटअप की जा रही है। तो फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो होगा वो सूरत में सेटअप की जाती है, सूरत गुजरात। और पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरी इकोसिस्टम एक जगह तैयार की जाएगी उसमें। सो फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको सूरत गुजरात। अगला है कि व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर इंडिया। 2016-17 में फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या था। तो हम लोग याद रखते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2025-26 तक हम लोग 4.5% फिस्कल डेफिसिट लेके आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, इंटरिम बजट जो इस साल हुई थी है ना, बजट जो आई थी उसमें उन्होंने बोला था कि 5.1% आपको जीडीपी का 2024-25 में हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखने का है 5.1%। तो ये हम करेंट वाला याद रखेंगे कि 25-26 तक उन्होंने कहा है कि हम 4.5% पे ले आएंगे और 2024-25 में हमारा टारगेट है 5.1 तक रखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे टू अवॉइड ट्रेन एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए रेलवे ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है त्रिनेत्र, है ना। क्या है, टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहेंस्ड, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, है ना, ऑप्टिकल रडार असिस्टेड सिस्टम, है ना, नहीं पूछेगा इसमें। आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा होगा, है ना, वीडियो कैमरा, तो वहाँ से आपको दूर तक का चीज़ें दिख जाएगी, 2-3 किलोमीटर तक की चीज़ इसमें दिख जाएगी, है ना। जो कवच ववच अभी जैसे बोल रहे हैं ना, तो वो हमें पता चल जाएगा 2-3 किलोमीटर क्या है। और इट मे हेल्प इन योर, अभी जो रिसेंट में एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो ये चीज़ें भी हमको पता चलेगा कि स्क्रीन हमारे रहेंगे ड्राइवर के पास में, वो वहाँ पे दिखता रहेगा सामने क्या है। सो ये त्रिनेत्र 2-3 किलोमीटर, इसमें एक डाटा याद रखना। विच कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी कमेटी की गई थी। तो ये नीरज कुमार गुप्ता कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, और कि कैशलेस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। इसके बाद HR खान कमेटी जो है ये आपको सेबी ने बनाया था, है ना, सेबी ने बनाया था। इसमें डेफिनेटली HR खान है, तो इनके जो चेयरमैन होंगे HR खान हैं, जो डिप्टी गवर्नर, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI हुआ करते थे, है ना। ये आपको जो FPIs हैं, है ना, FPI को स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए ये लाया था। मतलब आप सीधे याद रख सकते हैं सेबी द्वारा FPI के लिए आया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद नचिकेत मोर कमेटी है ना, तो ये आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई थी। शांता कुमार कमेटी है जो FCI में रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक एक वर्ड में याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉन्ड थ्रू विच इंडियन एंटिटीज कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इन रुपीज नॉट इन फॉरेन करेंसी। कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिससे इंडियन एंटिटी जो है फॉरेन से पैसा ले सकता है रुपीज में, रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड को रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना। सो ये इसमें क्या होता है कि इंडियन एंटिटी जो है फॉरेन मार्केट से पैसा उठा लेता है और इंडियन करेंसी में, डॉलर में नहीं, है ना, लोकल डिनोमिनेशन में। तो दैट्स अ मसाला बॉन्ड। म्यूनसिपल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ये आपको जो म्यूनसिपलिटी होती है वो अपने जो उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे उनको कुछ बनानी है, स्कूल्स में कुछ करनी है या ब्रिज बनानी है, हाईवे, अगर ऐसी कुछ बनानी है तो वो म्यूनसिपल बॉन्ड म्यूनसिपलिटी के द्वारा निकाला जाता है।
देन कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है ये तो कॉर्पोरेट कंपनी निकालती है ना, दीज आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, है ना। सो कोई प्राइवेट फॉर्म कोई कंपनी निकालती है पब्लिक से पैसे लेने के लिए। देन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड होता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये याद रखेंगे, और डिस्काउंट मिलती है। जैसे मान लीजिए कि हम ये 100 रुपया की कागज़ है, हम इसको आपको 98 रुपये में दे रहे हैं, इतने साल के बाद आइएगा तो हम आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है ना। तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है ना। सो दिस इज द जीरो कूपन बॉन्ड, नो इंटरेस्ट, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है रियो ओलंपिक पे, कोई मतलब नहीं हमें, हम याद रखेंगे 2024 की ओलंपिक, है ना। कहाँ पे हुआ था ये याद रखेंगे, सबसे पहला ये याद रखेंगे कि पेरिस में हुआ था। और कब कब हुआ था याद? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था, है ना। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। अब इसमें हम याद रखेंगे इसकी मोटो क्या थी, तो मोटो याद थी गेम्स वाइड ओपन, ये इनकी मोटो थी, ठीक है ना। पहला ओलंपिक जो हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुई थी, है ना, 1896 में। इंडिया ने इस बार 1 सिल्वर जीता है, कितना जीता है? 1 सिल्वर, और 5 जो है ब्रोंज जीता है, टोटल 6 जीता है। और इंडिया जो पोजीशन थी 65th पे थी, समझ में आ गया। और चाइना का जो पोजीशन है, चाइना का फर्स्ट पोजीशन, चाइना का क्या था? फर्स्ट पोजीशन था, 88 मेडल के साथ चाइना फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे जो सिल्वर जीते हैं वो है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीते हैं, ठीक है। और टीम इंडिया हॉकी में ब्रोंज, स्वप्निल कुशाले ये 50 मीटर राइफल में ब्रोंज, मनु भाकर सर्वजीत सिंह की जोड़ी मिक्स टीम 10 मीटर में ब्रोंज, मनु भाकर 10 मीटर में ब्रोंज, एंड अमन सहरावत रेसलिंग 57 kg में ब्रोंज। हम इतनी याद रखेंगे, चाइना को फर्स्ट, इंडिया 65। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे होगा? तो हम 2022 का नहीं याद रखते हैं, 2026 का याद रखते हैं। 22 तो कतर में हुआ था, है ना। हम याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026, है ना। तो ये कहाँ पे है? ये कनाडा, मैक्सिको एंड USA, यहाँ पे आपको ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? विच कंट्री हैज वॉन द 2016 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट? डेविस कप किससे रिलेटेड है ये अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे टेनिस, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि डेविस कप जो 2023 में हुआ है, इट्स नॉट अबाउट द 24, है ना, 2016, हम 2023 का याद रखें करंट। उसमें क्या किया है? इटली जो है सो ऑस्ट्रेलिया को हराया है 2-0 से, है ना, ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इटली वॉन किया है। तो हम ये याद रखेंगे डेविस कप किस चीज़ के लिए होता है? टेनिस के लिए। 2023 में किसने जीता है? इटली। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। इतना याद रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला लीगो लेबोरेटरी जो है कौन सी स्टेट में सेट की जा रही है? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इंडिया का सबसे पहला लीगो जो होगा, है ना, वो आपको ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए हिंगोली महाराष्ट्र में हिंगोली है महाराष्ट्र में, वहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 कौन जीता था, ठीक है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे, है ना। तो कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। 2024 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप होगी तो ये आपको कंबोडिया में होने वाली है, एंड 4/7/2004, इससे पहले जो 3 एडिशन हुई है उसमें इंडिया ही जीती है। इतना हम लोग याद रखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है ऊबर कप पहले किससे रिलेटेड है, वो हम लोग का एक क्वेश्चन बनता है कि ऊबर कप किससे रिलेटेड है। द सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि अभी हाल में ऊबर कप जो हुई है उसमें कौन जीता है। सो थॉमस कप एंड ऊबर कप दोनों बैडमिंटन के लिए है, और इसमें आपको मेंस और विमेंस में दोनों में चाइना ने जीता है। सो पहले भी चाइना जीता हुआ था 16 में, अभी भी 2024 में थॉमस एंड ऊबर कप में 2024 में कौन जीता है? चाइना ने। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। इतना याद रखेंगे। अब कह रहा है कि सेंसस 2011 के अनुसार से बिहार स्टेट का पॉपुलेशन में कितनावां रैंक था, ठीक है ना। सो इट्स अ 3rd स्थान पे था बिहार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से बिहार 3रे पोजीशन पे जनसंख्या के आधार पे था। अगला क्वेश्चन है
कि पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल में पहला कौन इंडियन है जो गोल्ड जीता है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहला इंडियन कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपको देवेंद्र झंझाड़िया। लेकिन अगर हम 2024 की, ये जेवेलियन थ्रोअर हैं, है ना, और पहला पैरा ओलंपिक प्लेयर है जो कि 2 गोल्ड जीते हैं। इस बार जो है इंडिया 18th पोजीशन पे पैरा ओलंपिक में था, ठीक है ना। पहला पोजीशन चाइना का था, ठीक है ना, और 18वां इंडिया का था। इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते थे, ये भी हम याद रखेंगे। 7 इनके गोल्ड थे, 9 जो है इनको सिल्वर थे, और 13 जो है इनके ब्रोंज थे, ठीक है ना। चाइना के पास 220 जीते हैं चाइना ने। गोल्ड जो जीते हैं उसके नाम कम से कम याद रखना। अवनी लखेरा, ये आपको शूटिंग में जीती है। देन नीतीश कुमार ये बैडमिंटन में जीते हैं, नीतीश जी। सुमित जो है, जो बहुत फेमस हुए हैं, है ना, उनकी क्लिप चली है, जो ये आपको एथलेटिक्स में जेवेलियन थ्रो में गोल्ड है। देन नवदीप हैं, नवदीप जो हैं ये आपको ये भी आपको नवदीप जो हैं ये आपको जेवेलियन थ्रो में है। एंड हरविंदर जी हैं, हरविंदर है, आर्करी में इनको मिला है। धर्मवीर हैं, ठीक है ना। सुमित का नाम याद रखना, ये बहुत फेमस हुए हैं, ये आपको मेंस क्लब थ्रो में। और हाई जंप में प्रवीण कुमार। तो ये 7 लोग को गोल्ड मिला है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो कम से कम याद ही रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2016 रियो ओलंपिक का 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया ओलंपिक पैरा ओलंपिक में, तो हम पूरा याद रखेंगे, है ना। 2016 रियो ओलंपिक का थीम क्या था? तो हम 2024 का थीम आपको बता दिए थे, गेम्स वाइड ओपन, है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो 2015 को, हम 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ है, जिसमें गुलजार जी को मिला है, उर्दू पोएट गुलजार जी, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है संस्कृत के लिए। तो ये उर्दू में इनको मिला है और संस्कृत में इनको मिला है। नाउ ये आपको लिटरेचर के में हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इंडिया में है, सबसे पुराना और सबसे हाईएस्ट है। जिनका लिटरेचर में ज़्यादा योगदान होता है उनको मिलते हैं। और ये जो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1965 में सबसे पहले मिला है। ये आपको सब लैंग्वेज में मिलता है, इंग्लिश और बाकी इंडियन जो भी लैंग्वेज है, लेकिन ये आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है, किसी बाहरी को नहीं मिलेगा, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, मरने के बाद मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं मिलती है, ठीक है, मरणोपरांत ये नहीं मिलती है। इतनी इन्फॉर्मेशन हम याद रखेंगे, काफ़ी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक बुक थी, उसका नाम है 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। किसने लिखा है ये 6 मशीन? तो 6 मशीन कौन थे? युवराज सिंह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, ए बी डिविलियर्स। सो ये बुक किताब जो लिखा है कि आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट 6 मशीन, ये थे हमारे जी क्रिस गेल जी थे, ठीक है। सो क्रिस गेल ने बुक लिखी है 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 60 to 60 सेकेंड जो बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन थे ये। और इसकी पीडीएफ आपको डेफिनेटली PYQ_pedia पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ आपको डेली क्वेश्चन भी मिलती है, डेली आपको 10 क्वेश्चन मिल जाती है आपको रिवीजन करने के लिए, तो यू कैन सी सॉल्व दैट। एंड जो भी क्वेश्चन है उसमें भी होती है, दे ऑल आर PYQs, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट डोंट गिव अप, ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ सून एंड देन यू विल बी ग्लैड यू डिडंट क्विट। हमें छोड़ना नहीं, हमें लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है। एक समय आएगा जब आपने जितनी मेहनत की है वो जल्दी से जल्दी वो उसका भुगतान हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा, है ना। और फिर आपको उस दिन समझ में आएगा कि अच्छा हुआ कि हमने छोड़ा नहीं, तो इसलिए लगे रहना है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एट 8 PM, ओके, एंड यू विल गेट द PDF एट 10 PM एंड सेम टाइम बिफोर 12 हम लोग 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिवीजन भी होती रहेगी। सो थैंक्स।